नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। भारत और रूस के संबंध समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर है। भारत और रूस के संबंध टाइम टेस्टेड हैं, ट्राइड हैं। भारत और रूस के संबंध जांचे, परखे और साचे हैं। दुनिया ने दोस्ती की परिभाषा भारत और रूस संबंधों से समझी, भारत और रूस संबंधों से गढ़ी। कई ऐतिहासिक नाजुक मौकों पर रूस भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। बदलते वक्त में, बदलते दौर में भारत और रूस एक दूसरे के और करीब आए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं। 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता में भाग लेने के लिए 4 दिसंबर को नई दिल्ली पहुंच रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। राष्ट्रपति पुतिन के इस भारत दौरे पर दुनिया भर के देशों की निगाहें टिकी हैं। भारत और रूस के संबंधों का इतिहास स्वर्णिम है। ये संबंध लगभग 70 साल पुराने हैं और 1971 की भारत सोवियत मैत्री संधि दोनों देशों की दोस्ती का सबसे बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण है। इतना ही नहीं, रूस ने हमेशा से भारत को सैन्य तकनीक और हथियार देने में कभी संकोच नहीं किया, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किया और भारत में आज हम निर्माण भी कर रहे हैं। रूस ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में सहयोग किया। साथ ही साथ ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी बेहद अहम है, लगातार जारी है। दुनिया बदली, दोस्त बदले, लेकिन भारत और रूस के बीच पुराने रिश्ते, कूटनीतिक रिश्ते बदले नहीं और प्रगाढ़ होते गए। भरोसा पूरी दुनिया साफ देखती है। भारत और रूस के बीच दशकों पुराने संबंध रक्षा से लेकर व्यापार तक, व्यापार से लेकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से आगे बढ़कर विशेषाधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी तक पहुंच चुकी है। कैसे देखा जाएगा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा? ये सिर्फ एक यात्रा भर नहीं है। पुतिन की यात्रा इस बात का साफ संदेश है कि दोनों देश, भारत और रूस, एशिया में अपने सबसे पुराने दोस्तों के रूप में अपने संबंधों को और गहरा करना चाहते हैं। एक ऐसा समय जब पश्चिमी देश और अन्य देशों से संबंध रूस के ठीक नहीं है, भारत रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक सदाबहार दोस्त के रूप में खड़ा है। कितनी महत्वपूर्ण है ये यात्रा, कितने हैं इसके रणनीतिक, कूटनीतिक आयाम, वैश्विक परिदृश्य और राष्ट्रीय परिदृश्य, व्यापारिक वाणिज्यिक परिदृश्य से कितनी होगी ये अहम यात्रा, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे आज चर्चा में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं 4 तारीख को और वे 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। ये दौरा दोनों देशों के रणनीतिक और द्विपक्षीय रिश्तों को नई मजबूती देने वाला माना जा रहा है। शिखर वार्ता के दौरान व्यापार, रक्षा, समुद्री सहयोग, ऊर्जा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कई अन्य क्षेत्रों में व्यापक चर्चा होगी। व्लादिमीर पुतिन की यात्रा बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत रूस साझेदारी को नई दिशा देगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वार्षिक शिखर वार्ता के लिए गुरुवार से भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूसी राष्ट्रपति की ये यात्रा दोनों देशों के विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के दृष्टिकोण को स्थापित करेगा। इससे द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। दोनों नेता मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। इसमें आर्थिक सहयोग चर्चा का मुख्य केंद्र रहेगा। साथ ही व्यापार, समुद्री सहयोग, स्वास्थ्य, मीडिया, संस्कृति, विज्ञान और तकनीक, रक्षा, ऊर्जा और परमाणु सहयोग से जुड़े कई मुद्दों पर बात होगी। दोनों देशों का लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को संतुलित और टिकाऊ बनाने, तकनीक व निवेश में साझेदारी को बढ़ाना है। भारत का दवाइयों, कृषि उत्पाद, टेक्सटाइल्स का निर्यात बढ़ाने पर विशेष ध्यान होगा। इसके साथ ही उर्वरक की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करना प्राथमिकता में शामिल है। भारतीय और रूसी पक्ष नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा कर सकते हैं। दोनों देश आपस में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर देंगे, जिसके तहत चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर और उत्तरी समुद्री मार्ग पर चर्चा की संभावना है। राष्ट्रपति पुतिन की ये यात्रा यूक्रेन संघर्ष के बीच हो रही है और भारत का हमेशा से ये रुख रहा है कि युद्ध का समाधान मैदान में नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति से हो सकता है। रूस ने भारत की भूमिका की हमेशा सराहना की है और कहा है कि मोदी सरकार शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में सक्रिय है। भारत और रूस के बीच एक ऐसी व्यवस्था है
जिसके तहत भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति साल में एक बार शिखर बैठक करते हैं और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करते हैं। अब तक भारत और रूस में बारी बारी से 22 वार्षिक शिखर बैठकें हो चुकी हैं। रूसी राष्ट्रपति ने आखिरी बार 2021 में नई दिल्ली की यात्रा की थी। पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी वार्षिक शिखर बैठक के लिए मॉस्को गए थे। रूस भारत का लंबे समय से साझेदार रहा है और वो नई दिल्ली की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। पीएम मोदी ने हाल ही में चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कितनी अहम होगी ये यात्रा और पूरी दुनिया की टिकी है इस यात्रा पर निगाहें। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनोद कुमार जी, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रोफेसर अंशु जोशी जी, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। विनोद कुमार जी, समय की शिला पर अगर देखें तो अमिट हस्ताक्षर हैं दोनों देशों के संबंध, अटूट हैं। मित्रता ऐसी है कि मित्रता को समझने की कोशिश अन्य देश करते हैं। कितनी अहम अब तब की जब 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन कल आ रहे हैं दिल्ली। जी हाँ, जैसा आपने कहा कि भारत और रूस की जो मैत्री है वह एक दूसरे के विचारों और हितों के सम्मान और दबाव की कूटनीति से परे रहकर की जाने वाली एक हमारे आपसी संबंध हैं। और इस कारण से ही यह इतने सालों से, जबकि हमने देखा है कि दुनिया में जिसको हम जियोपॉलिटिक्स कहते हैं कि काफ़ी बदलाव हुए हैं और हम जो कि है एक नॉन अलाइन से आज चल करके दूसरी दिशा में पहुंच रहे हैं, लेकिन रूस के साथ भारत की मैत्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और वह हमारी मैत्री रूस के साथ अभी भी अक्षुण्ण है। और जैसा कि इस समिट मीटिंग में भी अपेक्षा है कि हमारे रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम और समुद्री क्षेत्रों में और भी हम जो कि है कुछ आगे कदम उठाएंगे जी। तो यह मैं कहूँगा कि जो यह मित्रता है और विशेष करके जो हमारे दोनों शीर्ष स्तर पर जो आपसी संबंध हैं और जो आपसी समझ है वह हम दोनों देशों के पारस्परिक हित में है और मैं आशा करता हूं कि इस समिट मीटिंग के बहुत अच्छे नतीजे निकलेंगे। जी, प्रोफेसर जोशी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी यात्रा से ठीक पहले ही ड्यूमा ने वहां पर रेलोस यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये कानून वहां पर पारित किया गया। क्या निहितार्थ हैं, क्या इसकी झलक देखी जाएगी इस यात्रा के दौरान और क्या उम्मीदें कर सकते हैं यात्रा से? निश्चित तौर पर इस यात्रा की टाइमिंग को यदि देखें, विशेषकर भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति और ऊर्जा देने की दृष्टि से और वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिस प्रकार की चुनौतियां हैं भारत जैसे ग्लोबल साउथ के तमाम देशों के सामने, तो ऐसी परिस्थिति में जो सामरिक दृष्टिकोण से आप जो लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए एग्रीमेंट का जिक्र भी कर रहे हैं, तो सामरिक क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सहयोग की दृष्टि से। और इस दृष्टि से अश्विनी जी, कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हमारे सामने हो सकती हैं, क्योंकि व्यापार को विज्ञान और तकनीक में कैसे सहयोग को बढ़ाया जाए, इस और ध्यान देते हुए सामरिक क्षेत्र में हम कैसे और आगे बढ़ सकते हैं, इस पर एक विशेष ध्यान पुतिन की इस यात्रा के दौरान दिया जाने वाला है। और हम सभी जानते हैं कि लगातार 1947 के बाद से दोनों ही देशों के संबंध विश्वास के बूते आगे बढ़ पाए हैं। एक आपसी विश्वास का नाता है। 2000 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एस्टेब्लिश हुई दोनों देशों के बीच में। 2010 में एक विशेष स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने नई गति दी दोनों देशों के बीच के संबंधों को। और अब जो ये तमाम इस प्रकार के जो अग्रीमेंट्स हैं, जो संचार से जुड़े हुए या जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान को लेकर दोनों देशों के बीच में होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो इससे संबंधों को नई ऊर्जा और नई गति निरंतर मिल रही है। तो मुझे लगता है इस दिशा में और नई घोषणाएं पुतिन के 2 दिवसीय दौरे के दौरान हमें सुनाई पड़ी। जी, विनोद कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि दोनों देशों के 7 दशक से ज्यादा पुराने संबंध तो है ही, कूटनीतिक रणनीतिक संबंध से आगे जाकर विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक संबंध, डिप्लोमेसी की भाषा में सरल शब्दों में लोग इसको कैसे समझें? और ये कि जो जिस तरीके से जो वहाँ पर अभी विधायी
कानून पारित किया गया हो, उसके क्या निहितार्थ निकाले? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि भारत और रूस के बीच में, जैसा आपने कहा, एक विशेष कूटनीतिक साझेदारी है। और यह साझेदारी ऐसा नहीं है कि किसी मिलिट्री अलायंस के तहत, बल्कि यह आपसी समझ की साझेदारी है। और जैसा कि जोशी जी ने, प्रोफेसर जोशी जी ने कहा अभी जी कि ड्यूमा ने जो रेटिफाई किया है, वो मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट जो है, वो एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि एक बहुत मेजर एग्रीमेंट है दोनों देशों के बीच में, और हमारे सामरिक संबंधों को एक के दिशा में एक नया कदम है। और हम जो की है वो एक दूसरे के हमेशा, जैसे आपने पहले 1971 की बात की थी, जिस समय हमें उस समय के सोवियत संघ का सहयोग मिला था, जब हम एक कुछ विपरीत परिस्थितियों से में थे। और उसके अलावा जब भी जो भी सामरिक उपकरण हमें दिए जाते हैं, जी अब हमें उसका रूस से टेक्निकल नो हाउ भी मिलता है। और मैं ये कहूँगा कि टेक्निकल नो हाउ के अलावा नो वाई भी हमें मिलता है, जो पूरी जो जिससे कि हम उसका आगे चल करके भारत में भी उत्पादन कर सकें। तो इसमें जो रूस ने कभी भी इस बात को रोका नहीं, और जैसा उन्होंने कहा है कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो अब नो लिमिट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो जी। सकती है। अनंत और आकाश, अनंत हाँ विस्तार जी, है, अंतरिक्ष में सहयोग भी है। हम चर्चा जी जारी हाँ, रखेंगे दोनों खास जी हाँ। मेहमानों से, लेकिन वक्त है बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की, जो कि कल शाम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंचेंगे। 2 दिन की इस शिखर बैठक में दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व अनेक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। कितनी अहम है ये यात्रा? हमारे साथ हैं विनोद कुमार जी, वरिष्ठ पूर्व राजनयिक, और प्रोफेसर अंशु जोशी जी JNU से। प्रोफेसर जोशी, आपसे जानना चाहेंगे, दुनिया ने इसके पहले भी SCO में देखा कि किस तरीके से दोनों नेताओं के बीच, शीर्ष नेतृत्व के बीच मुलाकात हुई। दुनिया तेल देखती है, लेकिन तेल की धार नहीं देखती है। दुनिया ये नहीं देखती है कि दोनों नेताओं के बीच कैसे व्यक्तिगत संबंध और किस तरीके की केमिस्ट्री है। इमोशनल बॉन्ड तो दोनों देशों के बीच है ही है। तो किस रूप में देखते हैं कि भारत के रूस संबंधों के एक सुदर्शन चक्र के अध्याय के रूप में? क्योंकि बहुत सारी ऐसी हमारी ज़रूरतें हैं रक्षा संबंधी, जो रूस जिसमें दिल खोल कर हमारी मदद करता है। निश्चित तौर पर रूस हमारी हमेशा से दिल खोल के सहायता करता आया है। और यदि भारत की ओर देखें तो एशिया में जो एक बहुत ट्रस्टेड पार्टनर रूस का है, वो भारत को ही रूस हमेशा से देखता आया है। हम चीन के रूस के साथ संबंधों को यदि देखें तो इन संबंधों का भारत रूस के संबंधों पर हमने कभी प्रतिकूल असर पड़ते हुए नहीं देखा। और इसी से समझ में आ जाता है कि रूस के लिए भारत एक कितना महत्वपूर्ण सहयोगी देश है। और निश्चित तौर पर दोनों देशों के बीच के जो संबंध है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसके अलावा हम जो दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच के संबंध देखते हैं, जिस गर्मजोशी को देखते हैं, एक जो विश्वास का नाता देखते हैं, तो वो तो बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है अलग अलग बहुपक्षीय मंचों पर। और मैं आपको एक और उदाहरण जोड़ दूं कि रिसेंटली जब अलास्का मीट में ट्रंप पुतिन से मिले और उन्होंने दावे किए थे कि इसके बाद रशिया यूक्रेन युद्ध का अंत होगा। बहरहाल वो तो उस निर्णय तक तो ये नहीं पहुंच पाए, लेकिन इसके तुरंत बाद आप देखिए पुतिन ने हमारे प्रधानमंत्री को फोन करके इस पूरी मीटिंग की जानकारी दी थी। और इसके बाद जब SCO के मंच पर हमारे प्रधानमंत्री ने शिरकत की तो वहां पुतिन के साथ मुलाकात भी हुई थी और वहां उनको जेलेंस्की का फोन भी आया था। तो ये इस एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक बहुत ही गहरा विश्वास का नाता है। और यही वो विश्वास का नाता है कि जो आप एक
संचार के क्षेत्र में अग्रीमेंट का जिक्र भी कर रहे थे, तो दोनों देशों ने अपने पोर्ट्स को, अपने लॉजिस्टिकल सपोर्ट को, किस तरह से हम आपस में बेसिस को हम एक दूसरे को एक्सेस कर सकें, इसकी मंजूरी दी है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है और इस प्रकार के कई ऐसे माइलस्टोन्स हैं अश्विनी जी, वो व्यापार के क्षेत्र में भी है, वो सामरिक क्षेत्र में भी है, वो ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में भी है, वो संस्कृति के क्षेत्र में भी है, वो शिक्षा के क्षेत्र में भी है। तो एक सिर्फ हम तेल की धार से रिश्ते नहीं नाप सकते, वहां तो खैर रशिया हमारा बहुत ही ट्रस्टेड पार्टनर है और बहुआयामी रूप से उसको देखना पड़ेगा, मल्टी डायमेंशनल हमारे संबंध है, दुनिया एक पक्षीय दृष्टि से उसको न देखे। विनोद कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर देखें तो भारत रूस आयात निर्यात बहुत अच्छा रूप में है ही है, उसको आगे 2030 तक और ऊंचाइयों तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ FTA पर भी बातचीत शुरू हुई है। व्यापार वाणिज्य निश्चित तौर से दोनों देशों के संबंध में भावना तो हमारी जुड़ी ही है, लेकिन आर्थिक जो हमारे हित जुड़े हुए हैं, तो आगे की राह किस रूप में देखते हैं कि मुक्त व्यापार जो बातचीत शुरू हुई है EU से और दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को गति मिलेगी? जो लक्ष्य रखा गया है अभी, जिसके बारे में बात हो रही है कि 2030 तक हम $100 बिलियन तक अपने आपसी व्यापार को ले जाएंगे, तो इस दिशा में मुझे लगता है कि काफ़ी संभावनाएं हैं। और जैसा कि व्यापार को संतुलित करने की भी बात हो रही है, तो इसमें जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, जो उनके लिए भी काफ़ी जो है संभावनाएं हैं जी। दूसरा, जो वैसे एक देश का दूसरे देश के संबंध पर कोई असर खास नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ये बात मैं कहना चाहूँगा कि जो अमेरिकन टैरिफ्स की वजह से भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए न केवल रूस बल्कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के जो अन्य सदस्य देश हैं और इसके अलावा अन्य देश हैं, वहाँ भी एक संभावनाएं जो की हैं वो दिख रही हैं और इस दिशा में एक्सपोर्टर्स ने प्रयास भी शुरू कर दिए हैं जी। और इसलिए हमें आशा है कि हमारा व्यापार रूस के साथ में और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के देशों के साथ में बढ़ेगा। और FTA अगर हमारा जो की है आगे बन जाता है, उस पर कुछ समझौता होता है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए भी और उनके सदस्य देशों के लिए भी एक पारस्परिक हित की बात होगी। निश्चित तौर से। प्रोफेसर अंशु जोशी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ऊर्जा ज़रूरतें हैं भारत की, क्योंकि विकसित भारत का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने रखा है। ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में अगर देखें तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुडनकुलम रूस द्वारा ही स्थापित किया गया, अंतरिक्ष क्षेत्र में तो सहयोग किए ही गए। अभी और भारत की अपनी कुछ अपेक्षाएं हैं ऊर्जा ज़रूरतों को लेकर, तेल से इतर, और साथ ही साथ कुछ रक्षा आवश्यकताएं भी हैं। उन सब दृष्टिकोण से ये यात्रा कितनी और ज़्यादा नए आयाम जोड़ सकती है? रक्षा और ऊर्जा सहयोग में यदि हम ऑयल एंड गैस के इतर आप बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन की ओर ले गए, यदि हम ये सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन की ओर देखते हैं, तो ये दो ऐसी महत्वपूर्ण थीम्स हैं जिस पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हम सुन पाएंगे अश्विनी जी। तो अगर हम परमाणु ऊर्जा सहयोग की दिशा में देखें तो जो स्मॉल स्केल न्यूक्लियर प्लांट्स हैं भारत में, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स में रूस हमारे सहयोगी के रूप में कार्य कर रहा है। और जो कुंदनकुलम न्यूक्लियर प्लांट प्रोजेक्ट है तमिलनाडु का, इसके फेज 2 और फेज 3 पे काम बिल्कुल तीव्र गति से समाप्ति की ओर है। और इसके अलावा ऐसे और भी दूसरे मॉड्यूल्स हैं, दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी शुरुआत की बात है। तो इसको लेकर के मुझे लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण सूचना हमारे सामने आ सकती है, कोई घोषणा आ सकती है। और यदि रक्षा सहयोग की दृष्टि से कहूं तो देखिए, ऑपरेशन हम चर्चा जारी रखेंगे। हमें चलना पड़ेगा तिरुवनंतपुरम, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नौसेना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करें। श्री पिनाराई विजयन जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड टूरिज्म श्री सुरेश गोपी जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस श्री संजय सेठ जी, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी, वाइस एडमिरल समीर सक्सेना जी, ऑल मेन एंड वुमेन इन व्हाइट्स, चिल्ड्रेन फ्रॉम सी कैडेट्स कॉर्प, distinguished guests, ladies and gentlemen, Namaskar. I am delighted to be amongst you and witness the operational demonstration by the Indian Navy on the eve of Navy Day. I extend my greetings for the Navy Day, which is a celebration of selfless service and supreme sacrifice made by naval personnel in defense of our motherland. People of India are grateful to the men and women of Indian Navy for their service to the nation. We are proud of each one of you.
On behalf of fellow citizens, I would like to thank all of you for your professionalism, passion, and patriotism. I am happy to note that the Indian Navy is choosing various cities for operational demonstration on the Navy Day. It is a welcome step to provide opportunities to the citizens of various parts of the country to witness our Navy's excellence. Our maritime legacy is not now. It flows from our civilizational memory, from the Chola and Chera fleets, from Chhatrapati Shivaji Maharaja to Kunjali Murkers. Kerala has a proud maritime heritage. Its warriors defended the coast against European invasion in the 16th century. The ancient port of Mujiris was one of the important gateways through which India interacted with the world. Ladies and gentlemen, the Indian Ocean region is a highly strategic and critical maritime space. It is a conduit for global energy supplies and trade. As India is positioned at its center, we bear a special responsibility. We are committed to the idea of the oceans remaining open, stable, and rules-based. As per our vision of Vasudhaiva Kutumbakam, India's approach is collaborative rather than competitive. Our country is promoting shared awareness, capacity building, and the peaceful use of the seas. The Indian Navy stands as the principal actor for the security of our seas. From deterring threats to combating piracy, from securing our exclusive economic zone to ensuring freedom of navigation, the Navy's role extended well beyond traditional defense. The Navy also exemplifies India's humanitarian aspect. In crises across the Indian Ocean region, it has acted as the first responder, evacuating citizens, providing succor, and delivering humanitarian assistance. I am happy to note that from natural disasters in the Indian Ocean to rescue missions in distant waters, the Indian Navy has become a symbol of reassurance and reliability. I am confident that new initiatives undertaken under the Sagar vision will enhance maritime domain awareness, provide humanitarian aid, and ensure security for the international maritime community. Ladies and gentlemen, today India is focusing on harnessing the potential of blue economy as a driver of sustainable development. The Indian Navy plays an important role in these efforts by securing sea routes, protecting maritime resources, preventing illegal activities, and supporting maritime research. The Navy strengthens our vision of safe, prosperous, and sustainable oceans. Modernization as well as development and adaptation of new technologies is crucial for the combat readiness of any armed force. It is heartening to see that the Indian Navy is demonstrating the capability to design and build complex platforms in India itself. Aircraft carriers, INS Vikram, advanced Visakhapatnam class destroyers, Nilgiri class frigates, and Kalvari class submarine are a few examples of our capabilities. Self-reliance strengthens national security. It creates employment and sets in motion technological innovation. I am confident that the Indian Navy will continue to develop indigenous technologies and contribute to achieving the goal of Viksit Bharat. Let us together reaffirm our commitment to protect our seas, empower our shipbuilders, support our sailors, and nurture the maritime spirit that has always defined our great civilization. I again convey my greetings
and best wishes to you all and your families on the eve of Navy Day. May the Indian Navy always be victorious. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. तो आप देख रहे थे तिरुवनंतपुरम से सीधा प्रसारण, जहां पर नौसेना दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं, वो संबोधित कर रही थी। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट, जिसमें 1971 में भारत ने कराची बंदरगाह को रणनीतिक तरीके से ध्वस्त कर दिया था, गौरवशाली इतिहास है भारतीय नौसेना का। और पूर्व संध्या पर संबोधित किया सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।